अब अगर आप इस जो स्ट्रेटजी है उसमें इंटीग्रेटेड स्टडीज को भी आपको लाना होता है, एक सब्जेक्ट को दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है। Alright. तो ये इंटीग्रेटेड स्टडी का एक मॉडल बहुत अच्छा सामने आया कि बच्चे को अगर आप इंटरेस्टिंग वे में आप दे रहे हैं कुछ पढ़ाने के लिए, तो बच्चा उसको खुद ही इंटीग्रेट कर रहा है। Exactly. टीचर उसको इंटीग्रेट नहीं भी करवा रहा है, लेकिन बच्चा उसको खुद इंटीग्रेट कर रहा है। कि जैसे ये बासिब ने फरनाज का जिक्र है तो बच्चे ने कहा कि यस ही वाज द वन who tried to climb up with the feathers. Alright. और way back the राइट ब्रदर्स, वो जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने एरोप्लेन को इन्वेंट किया था, उससे बहुत पीछे 800 सेंचुरी में बासिब ने फरनाज की कोशिश की थी, और उस वक्त जो है वो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। ये बच्चों ने मुझे बताया क्योंकि उन्होंने वो रिसर्च की थी। Alright. तो दैट इज वेरी इफेक्टिव। आपको अपने स्ट्रेटजीज चेंज करने का मौका असेसमेंट के जरिए मिलता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। Right away. क्योंकि अगर आप पूरा साल एक ही स्ट्रेटजी को पढ़ाते रहते हैं, उसी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसी के साथ चलते हैं, एक तो बच्चा उससे बोर हो जाता है। फिर आपकी क्लास के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर, राइट। कोई बच्चा बहुत लो अचीवर है, कोई हाई अचीवर है, कोई जो है वो मीडियोकर है, तो कोई बच्चा एक बच्चा किसी एक स्ट्रेटजी को ग्रास्प करेगा अच्छे तरीके से, कोई बच्चा दूसरी स्ट्रेटजी को ग्रास्प करेगा। इस तरह एक जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है क्लास के अंदर, वो सारे बच्चों को उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के, या एटलीस्ट 80% बच्चे को Exactly. उस स्टैंडर्ड को मीट करने के काबिल बनाएगी जो आपने क्लास के शुरू में सेट। All right, that's a detailed and a wonderful answer. और इसी के साथ एक बात यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगी, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। टीचर्स अपनी मल्टीपल इफेक्टिव स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए बच्चों के उन एरियाज पे वर्क करते हैं जहाँ उनको फील नहीं होता बीइंग एज अ स्टूडेंट के आने वाले फ्यूचर में हमें इसमें कोई चैलेंज या कोई मुश्किल फेस वो कर सकते हैं। वेल दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रेगुलरली असेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है इन क्लासरूम? रेगुलरली असेस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आप पढ़ा रहे हैं और वो आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग, राइट, तो आप अपनी उस स्ट्रेटजी को चेंज करें। ये तो हो गया टीचर्स के लिए। टीचर अपने नेक्स्ट लेसन प्लान में इस स्ट्रेटजी के अलावा किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस करें। Exactly. अगर लेट्स सपोज के रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ये वाला जो मेथड है, जो ओल्ड स्कूल मेथड था, वो नहीं काम कर रहा, अब आपका नया टॉपिक आ गया, आप उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एग्जैक्टली, आप उसमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएं। क्योंकि बच्चा तो आज का आपका उसका हैंड्स ऑन गैजेट्स उसके हाथ में होते हैं। अगर आप बच्चे को कोई यूट्यूब लिंक देते हैं तो दूसरे दिन क्लास का 70% बच्चा उसको, क्योंकि उसने घर जाके गेम्स खेलने होते हैं, तो वो एटलीस्ट वो ये कहता है कि चले ये भी पढ़ लेता हूँ। तो 80% नहीं तो 70% बच्चा जो है वो आपको लर्न करके या देख के आता है, उसके अंदर कोई ना कोई वो नॉलेज ले लेता है, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, आपकी असेसमेंट पेपर या क्विज या वर्कशीट जो भी आपने दिया, यू पेस्ट इट इन द चाइल्ड्स जर्नल, या आप उसको जैसे भी दे रहे हैं, और इसके अलावा आप अपना पेरेंट उसको एड्रेस करते हैं। अगर आप बच्चे के किसी भी टॉपिक के ऊपर पेरेंट को पता चला कि बच्चे ने ये वाले स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया, तो वो पेरेंट उसको इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है। तीसरी बात ये है कि जैसे टीचर्स के लिए हेल्पफुल है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है कि फ्यूचर जो आपके जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, या फ्यूचर स्ट्रैटेजीज आपकी कैसी बननी चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं एक टीचर हूँ, एज अ टीचर नॉट केपेबल ऑफ टीचिंग हायर क्लासेस, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि लोअर क्लासेस को पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। मैं खुद नहीं पढ़ा सकती, मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ा सकती बच्चों को। आई एम नॉट केपेबल ऑफ टीचिंग ग्रेड 2 लेट्स सपोज, और मेरा वो रिजल्ट वैसे नहीं आया सब्जेक्ट में, एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट पूरी क्लास और जो सब्जेक्ट की समरी है वो वैसी नहीं आई। दैट मीन्स दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ टीचिंग दैट सब्जेक्ट। एक्सैक्ट, मुझसे अगर कोई मैथ्स पढ़ाएगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, बिकॉज इट्स नॉट माई सब्जेक्ट, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक जो है वो फीडबैक मिल जाता है कि ओके अब हमें टीचर को स्विच करना चाहिए। एक्सैक्टली, बिकॉज दैट टीचर इज नॉट केपेबल टू टीच सर्टेन सब्जेक्ट, ठीक। और पेरेंट का फीडबैक आ गया। बच्चे के लिए जो फ्यूचर स्ट्रैटेजीज हैं, वो बच्चे का हमारे यहाँ जो है लॉग बुक्स भी होती हैं, उसके अंदर पूरे बच्चे का इनफॉर्मल जो इनफॉर्मल अच्छा फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट का मैं जिक्र यहाँ पे करूँगी कि फॉर्मल असेसमेंट तो आपकी ये क्विज़ेस एंड क्वेश्चंस एंड टेस्ट पेपर्स। इनफॉर्मल असेसमेंट वो असेसमेंट्स है जिसपे आप बच्चे का क्लास के अंदर बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह आपकी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या आपकी जो सेक्शन इंचार्ज हैं, वो
आप टीचर की ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि इस बच्चे का क्या बिहेवियर है, Okay. इस बच्चे का क्लास के अंदर कितना इंटरेस्ट है, क्या ये जो टीचर ये पढ़ा रहा है पूरी क्लास उसको सुन भी रही है, टीचर का इतना क्लासरूम मैनेजमेंट इतनी अच्छी है या नहीं है। तो वो फिर आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि बच्चे के अंदर और प्लस आपके जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट। तो ओवरऑल ये तीनों चीज़ें, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट, ये तीनों चीज़ें मिलकर पूरा आपके जो होलिस्टिक डायग्राम है क्लास की Okay. और बच्चे की, उन सब को रिप्रेजेंट करता है और उसकी वीकनेसेस, उसकी अचीवमेंट्स, उसकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन सब को एड्रेस कर। That's a wonderful and a detailed answer. और इसी के साथ अगर आप एक बात नोट करें हमारी पूरी कन्वर्सेशन में, मिस नौरीन ने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर किसी टीचर की एक कैपेसिटी है, एबिलिटी है जहाँ वो मीट नहीं कर पा रहा, लाइक समहाउ एक टीचर है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है एंड ही और शी विल बी एबल टू मैनेज दैट क्लास, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एंड पे डिसाइड कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी मैनेजमेंट को डिजाइन करके अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर को प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। दैट्स वंडरफुल टू हैव दिस आंसर। थैंक यू मिस नौरीन। थैंक यू सो मच।